किसी भी क्राइम के पीछे जब कोई क्राइम हमारे आसपास घटित होता है या हमारे समाज में कोई भी क्राइम घटित होता है तो उसके पीछे की मुख्य 3 वजहें होती हैं, जिनमें जर, जोरू और जमीन। जर का मतलब होता है धन से, धन, गहना, संपत्ति, और जोरू का मतलब होता है महिला, स्त्री, और जमीन का मतलब तो आप जानते ही हैं। आपने जमीन के केसों में बहुत सारे केस ऐसे देखे होंगे जिनमें हत्याएं होती हैं, झगड़ा होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर जानलेवा हमला करता है, पर बहुत कम ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। केसों में क्रिमिनल केस घटित होने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण जुड़े होते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी आपको पीछे के दोनों कारण यानी जोरू और जमीन दोनों देखने को मिल जाएंगे। और आज की कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा और आप वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज भी ऐसे सगे रिश्तों में हो सकता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिवाली की और आपके परिवार को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। आइए बिना देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2 नवंबर 2023 यानी कि करवा चौथ के अगले दिन। 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बागपत। बागपत जिले का ही एक गांव है सासना। गांव जो है वो एक किसानों का गांव है और यहाँ पे किसान जो है वो बड़े मजबूत हैं, धनाढ्य हैं। सूर्य भगवान अभी धरती पर अपनी लालिमा धीरे धीरे बिखेरने ही वाले थे, तो गांव के लोग अपने नित्य क्रिया के लिए मैदान जा रहे थे। अभी भी गांव में बेशक लोग खुले में शौचालय नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत से गांव आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां अभी भी शौच के लिए लोग मैदान का ही रुख करते हैं। ऐसा हुआ सासना गांव में भी। सासना गांव के कुछ जो बुजुर्ग थे फ्रेश होने के लिए मैदान की तरफ जा रहे थे, तो उनमें एक बुजुर्ग दादाजी थे, वो भी जा रहे थे फ्रेश होने के लिए मैदान में। गांव से दूर अभी कुछ दूर पर ही गए थे तो उन्हें बगल में एक जंगल दिखा छोटा सा, और वहीं जंगल के बगल में ही शमशान घाट भी था। तो जो शमशान घाट के बगल जो जंगल उनको दिखा तो उन्होंने देखा दूर से खड़े होकर कि उस जंगल से आग की लपटें उठ रही हैं, और आग की लपटों को जहां पर खड़े थे वहां से काफ़ी देर वो निहारते रहे कि आज सुबह सुबह ही जंगल में आग जल रही है। अब उन्होंने ये सब सोचने के बाद काफ़ी देर तक वहां खड़े होकर सोचा कि हो सकता है हल्की सर्दी का समय शुरू हुआ है, किसी व्यक्ति ने रात में खेत में सिंचाई उचाई की होगी या पानी लगाया रहा होगा, तो इसलिए हो सकता है कोई अपना अलाव सेक रहा हो, तपता ताप रहा हो, आग सेक रहा हो। आपने देखा होगा जब आपके कुछ दूर पे कहीं आग जल रही हो तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है जिसने आग जलाई है तो वो आसानी से दिख जाता है। दादा ने भी ऐसा ही कुछ सोचा और काफ़ी देर तक वो आग की तरफ, जंगल की तरफ देखते रहे, पर उन्हें 10-5 मिनट देखने के बाद उस आग की लपटों के बगल कोई नहीं दिखा। लिहाजा दादा ने अपना कदम बढ़ाया और दादा पहुँच गए उस आग के पास। दादा आग के पास पहुँचे, अब उन्होंने आग का वो मंजर देखा तो उनके पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। दादा ने देखा कि उस आग में एक लाश है जो आधी जल चुकी है और आधी अभी जल रही है धू धू करके। दादा ने वहां बगल में इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई दिख भी नहीं रहा था। दादा एकदम हैरान परेशान। अब दादा ने अपनी नजर आग के अगल बगल दौड़ाई तो उन्हें बगल में ही एक खुला हुआ नया सूटकेस दिख गया। दादा ने काफी देर तक वहां पर खड़े होकर सोचा कि अगर बगल में शमशान घाट है, कोई 100 को वहां पे जलाता तो आधा जला हुआ 100 यहाँ पे कैसे आया और उस 100 में आग कैसे लगी। और दादा ने जो खुला हुआ सूटकेस देखा, उसको देखने के बाद दादा के दिमाग में वो सारी बातें कौन थी जो एक सामान्य आदमी के ऐसे मंजरों को देखने के बाद औंधती हैं। दादा ने अपने गांव के कुछ लोगों को जो वहां सुबह सुबह घूमने के टहलने के लिए निकले थे उनको आवाज़ दी और वहां पर देखते देखते काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। अब ये बात धीरे धीरे लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय बन गई और यहाँ पर देखते ही देखते 2-4 गाँव के लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि ऐसी बातें जो है वो फैलने में बहुत ही कम समय लेती हैं, यानी बहुत ही कम समय में ऐसी बातें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं। तो यहाँ पर सासना गांव ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने भी गांव थे वहाँ से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। पूरी एक भीड़ में तब्दील हो गया पूरा ये घटनाक्रम।
और उसी में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस यहाँ पर पहुँची। पुलिस ने आधी जली लाश पर पानी वगैरह डालकर उसे बुझाया और पुलिस ने पूरे आधे जले शव को अपने कब्जे में ले लिया। और बगल में रखा जो सूटकेस था, जब उसको चेक किया तो उसमें एक लड़की का दुपट्टा मिला, जिससे पुलिस और वहाँ पे मौजूदा लोगों को ये तो समझ में आ चुका था कि ये लाश जो आधी जल चुकी थी, ये लाश एक लड़की की है। पुलिस लाश को लेकर सारी अपनी कागजी कार्रवाई पंचनामा करके पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। उसने इस बात को अपने बागपत जिले के उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया और उच्चाधिकारियों ने इस पर त्वरित संज्ञान लिया और उच्चाधिकारियों ने बागपत जिले के जितने भी थाने हैं उन थाने के सभी एसएचओ को कहा कि आप अपने थाने की कुंडली निकालिए कि पिछले हफ्ते यानी 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 6 दिन के अंदर किस गांव की कौन सी लड़की या महिला गायब हुई है। और ये काम पुलिस को ही नहीं बल्कि वहाँ पे मौजूद जनता को भी सौंपा गया। पुलिस ने वहाँ पे लोगों से अपील की कि भैया आप लोग भी इसमें जो है वो थाने का और पुलिस का सहयोग करिए और आप लोग भी बताइए अगर कोई लड़की या कोई महिला 1-2 दिन में या 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर गायब हुई हो। सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि आधी जली हुई लाश की शिनाख्त करना है, आखिर ये लाश किसकी है और मृतका रहने वाली कहाँ थी। पहेली को सुलझाने के लिए खोजबीन में जुट गई, लेकिन 1-2 दिन बाद भी पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे वो सिद्ध कर पाती कि ये लाश फला की है और इस लाश की पहचान हो चुकी है। पुलिस 24 घंटे के बाद इस पूरे केस का कोई पर्दाफाश नहीं कर पाई। पुलिस का एक अहम हथियार होता है सीसीटीवी कैमरा। अब चूंकि वो गांव था तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे नहीं हुए थे, लेकिन पुलिस ने अपने दिमाग पर थोड़ा बल डाला और गांव के बगल कुछ दूर एक बाजार थी, वहाँ के बाजार के सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने चेक करने शुरू किए। अब पुलिस को उस बाजार के जो सीसीटीवी कैमरे मिले उसमें पुलिस ने देखा कि रात्र 2 बजे यानी 1 नवंबर की रात और 2 नवंबर की सुबह के बीच में करीब रात 1 बजे वहाँ से एक स्विफ्ट डिजायर कार गुजरी थी और पुलिस का लक्ष्य सही था कि उस स्विफ्ट डिजायर कार का नंबर अच्छी तरीके से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। अब पुलिस ने कैमरे में कैद हुई स्विफ्ट डिजायर कार का डिटेल निकाला तो ये कार हरियाणा के सोनीपत के किसी व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड थी। उत्तर प्रदेश पुलिस अपना अगला टास्क पूरा करने के लिए सोनीपत कूच कर चुकी थी। सोनीपत पहुंची और सोनीपत पहुंचने के बाद कार के मालिक से जब उसने बात किया तो उस कार मालिक ने बताया कि कार तो हमारी ही थी और कार हमारे ही नाम पे है, पर मैंने इस कार को अभी 1 दिन पहले ही अपने एक रिश्तेदार जानने वाले जिसका नाम पवन है, हमने पवन को दिया था। वो कार हमसे मांगकर किसी ज़रूरी कारण से ले गया था। अब पुलिस पवन के पीछे पड़ गई और पुलिस ने इस पवन नाम के व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। पवन के रिश्तेदार यानी कि जिनकी डिजायर कार थी, पुलिस को पूरा पता दे दिया था। अब पुलिस पवन के घर पर पहुंचती है और वहां से जब पवन नहीं मिलता है तो पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। अब पुलिस ने उसके घर वालों से और उनके पड़ोसियों से और पवन के गांव से काफ़ी सारी जानकारी पवन की इकट्ठा की, यहाँ तक कि पवन के फोटोग्राफ भी पुलिस ने अपने साथ लिए। पुलिस वापस लौट आई घटनास्थल पर। घटनास्थल पर पुलिस को लौटने के बाद वो अभी जांच कर ही रही थी कि एक इत्तेफाक से एक घटना घटी। इधर पुलिस घटनास्थल पर जांच कर रही थी, उधर पवन को ये सारी बातें पता नहीं थी। कहीं मैंने उस लड़की को जलाने के बाद कोई ऐसा सुराग तो नहीं छोड़ दिया है जो आने वाले समय में मेरे गले की फांस बन जाए। अब पवन घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन जब घटनास्थल पर पवन पहुंचा तो वहां पर देखा कि फोर्स की काफ़ी भीड़ है, पुलिस काफ़ी मात्रा में और पुलिस पता नहीं क्या क्या जांच कर रही है। अब पवन ने जब पुलिस को देखा तो पवन सकते में आ गया और जब पुलिस ने पवन को देखा तो पवन ऐसी हरकतें करने लगा जिससे ये प्रतीत होने लगा कि ये व्यक्ति जो है वो संदिग्ध है। क्योंकि पुलिस के पास पहले से पवन के फोटोग्राफ मौजूद थे, इसलिए पुलिस ने पवन को पकड़ा और जब फोटो मैच कराई तो पुलिस को लग गया कि हाँ ये वही पवन है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। अब पुलिस ने पकड़ा ही था, अचानक पवन पुलिस की गिरफ्त से भागने लगा
पुलिस ने पवन के साथ वैसा ही किया जैसा उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा करती आई है। पुलिस ने पवन को रपटाया, दौड़ाया और दौड़ाने के बाद पवन के पैर में एक गोली मार दी और गोली मारने के बाद पवन वहीं गिर गया। अब पुलिस के कई जवानों ने पवन को पकड़ा और सीधा अस्पताल ले गई। कि देर तक तो पवन बेहोश रहा, पर बेहोशी के बाद जब उसे होश आया तो पुलिस ने सारी घटनाक्रम जानना चाहा। पवन ने पूरी घटना के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी बताई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। पवन ने बताया कि मृतका का नाम मनीषा था और वो नोएडा की रहने वाली थी। उसके माता पिता अभी 2-3 साल पहले गुजर चुके थे और मनीषा के घर में उसका भाई और उसकी भाभी रहती थी और मनीषा रहती थी। टोटल 3 लोग, भाई, बहन और उनकी भाभी। भाभी का नाम शिखा था और भाई का नाम मनीष था। मनीष और शिखा आपस में पति पत्नी थे। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि इनके माता पिता 2-3 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके थे। उस जमीन को स्वर्गवासी होने के पहले मनीषा के पिताजी और माताजी ने इन दोनों यानी मनीष और मनीषा सगे भाई बहन जो दोनों थे, इनके नाम उसकी वरासत लिख दी थी और उस प्रॉपर्टी के दोनों ज्वाइंट हकदार थे। और इस प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट में 5 करोड़ रुपए थी। सगे भाई मनीष को ये लग रहा था कि मनीषा काफ़ी बड़ी हो चुकी है, वो अपना एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके गुजारा करती है, समय आने पर हो सकता है मनीषा हमें ये प्रॉपर्टी ना दे, हमारे हिस्से में ना करे और इसके लिए कोर्ट केस करे, तो इसलिए प्रॉपर्टी आधी आधी बढ़ जाएगी। इसलिए इन्होंने हत्याकांड की साजिश रची और मनीषा को किनारे लगाने की सोची। पर पुलिस को जब ये सारी बातें पवन बता रहा था तो पुलिस को लग रहा था कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ झूठ जरूर बोल रहा है। अब पुलिस ने पवन को अपनी 3rd डिग्री यानी कि अपना असल रूप दिखाना शुरू किया तो पवन ने वो सारी बातें कबूल कर ली जो उसे कबूल करनी चाहिए थी। पवन ने दोबारा फिर बताया कि मनीष की पत्नी शिखा से उसके गलत संबंध थे। वो एक दिन नोएडा आया था और मनीष उस दौरान कहीं बाहर था और मनीषा उस दिन ऑफिस गई थी। फिर से उस दिन मनीषा पहले ही घर चली आई थी और जब उसने घर के कमरे के अंदर का नज़ारा देखा तो वो बहुत चौंकाने वाला था कि खुद की भाभी शिखा इसी पवन के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। उसने ये सारी बातें खिड़की से देखी थी तो उसने एक वीडियो क्लिप भी बना लिया था और उसने अपने भाभी के व्हाट्सएप पर जाके काफ़ी चैटिंग पवन और शिखा यानी उसकी भाभी और इस व्यक्ति जो पवन को पुलिस ने गोली मारी थी, दोनों की व्हाट्सएप चैटिंग जो में बहुत सारी आपत्तिजनक बातें लिखी थी, उन चैटिंगों को अपने व्हाट्सएप पर ट्रांसफ़र कर लिया था और ये बातें शिखा को यानी कि मनीषा की भाभी को पता चल चुकी थी। शिखा को लग रहा था कि कभी मनीषा अगर ये बातें अपने भाई से बता देगी तो वो मुझे छोड़ देगा, मुझे तलाक दे देगा, मैं अकेली रह जाऊंगी और मेरा क्या होगा। इसलिए जब मनीष वापस लौट कर आया तब शिखा ने उसको अंदर से भरना शुरू किया कि मैंने सुना है कि मनीषा कहीं बात कर रही, हमारे नाम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है भाई बहन के नाम, मैं तो अपने भाई के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूंगी। शिखा ने अपने पति को पूरी रात लाल किया और इतना गुस्सा किया कि मनीष के आंखों में खून उतर आया और मनीष शिखा द्वारा बताई गई बातों पर यकीन कर लेता है। इस जमीन के चक्कर में अपनी ही सगी बहन को रास्ते से हटाने के लिए मन बना लेता है। और करवा चौथ पे शिखा अपने आशिक पवन को अपने घर पे बुलाती है और अपने पति मनीष से उसका परिचय कराती है और बोलती है कि ये हमारा काम आसान कर देगा। करवा चौथ के शाम को जब शिखा अपना व्रत खोलती है, उस दौरान जो घर में खाना पीना बना था वो सारे लोग खाते हैं और उसी खाने में उसकी सगी भाभी उसी के भाई के सामने और अपने आशिक के सामने उस खाने में नशीली चीज़ मिला देती है और मनीषा खाना खा लेती है। अगले कुछ देर बाद मनीषा बेहोश हो जाती है और जिसका फ़ायदा उठाकर ये लोग उसका गर्दन दाबते हैं और उसको जान से मारकर सूटकेस में भरकर पहले वो नोएडा के सुनसान जंगलों को देखते हैं। उन्हें जब ये लगता है कि नोएडा तो बहुत नज़दीक हो जाएगा, हमारे द्वारा जो हत्या की गई है ये अगर नोएडा में लाश फेंकते हैं तो हमारे फंसने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे, इसलिए वो काफ़ी दूर जाते हैं और जाते जाते वो पहुंच जाते हैं बागपत।
बागपत पहुंचने के बाद उन्हें एक शमशान घाट दिखता है। अब उनके दिमाग में आइडिया आता है कि शमशान घाट के पास अगर लाश को हम फेंकेंगे तो यहाँ पर लोगों को शक भी नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है शमशान में ऐसी लाशें बच जाती हैं जो जली नहीं होती हैं। तो उन्होंने उस अटैची को, सूटकेस को निकाला और शमशान के बगल ही एक छोटा सा जंगल था, सूटकेस को खोला और बॉडी निकालकर उसके ऊपर पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालने के बाद उस पर माचिस मार दिया। अब ये पूरी लाश जलने लगी थी क्योंकि उस पर पेट्रोल पड़ा था। पेट्रोल पड़ा था तो लाश तेजी से जलने लगी। तो इन लोगों को लगा कि हमें यहाँ पे रुकना उचित नहीं है, क्योंकि आग की लपटें बहुत तेज उठ रही थी। तो इन लोगों ने सोचा कोई देख लेगा तो मामला खुल जाएगा, और इन लोगों ने उठती लपटों को देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया था कि यह लाश बचेगी नहीं, पूरी तरीके से जलकर राख हो जाएगी और हम सही तरीके से बच जाएंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। लाश के नीचे की जो जमीन थी वो काफ़ी सर्द थी, जिसके वजह से आग धीरे धीरे करती हुई बुझ जाती है और लाश आधी जली ही बच जाती है। और अगले दिन इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण हो जाता है। कहीं न कहीं से ये घटना पूरे इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। भाई ने अपनी बहन के साथ जो कृत्य किया वो वाकई में बहुत ही शोचनीय और दयनीय था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने के पीछे एक ही मकसद था, आपको सतर्क और जागरूक करना। फिलहाल आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही मिलूंगा। तब तक आप दीपावली एंजॉय करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलता हूं जल्दी ही आपको एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।